गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक रहने वाला है आपका रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक का इंट्रोडक्शन किया था। वहाँ पे हमने स्टडी की थी कि हमको जो रिएक्शन है उसकी रेट को डिटरमाइन क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो हमको वो लेक्चर में इसको हमने क्या कर लिया था, वहाँ पर कुछ रीजन आए थे जिसके हमने क्या कर लिया था, वर्क किया था वहाँ पर। अब हम बात करते हैं रेट के बारे में। ठीक है, तो कोई रिएक्शन है आपकी, ठीक है, जैसे रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो रिएक्शन की रेट होती है वो हम 3 टाइप में कैटेगरी करते हैं। एक तो आपकी वेरी फास्ट जिसकी रिएक्शन की रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो। एक आपकी रिएक्शन की रेट क्या हो, वेरी स्लो। ठीक है, और अगला आप यहाँ पर जो मॉडरेट होती है, ठीक है, जो रेट आपकी क्या है, मॉडरेट। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे बनती हैं रेट को लेकर के। तो कुछ रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती हैं, जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड की जब रिएक्शन आप करोगे तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ये इंस्टेंटली हो जाएगी। ठीक है, तो बनेगा आपका AgCl, ठीक है, प्लस NaNO3। ठीक है, ये बनेगी आपकी वेरी फास्ट रिएक्शन। आगे आपकी है एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बनेगा आपका NaCl प्लस वाटर। ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन की रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और कुछ रिएक्शन की रेट बहुत स्लो होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये जो रेट है बहुत ज़्यादा स्लो है। तो हमें जिसकी बात करनी है इस चैप्टर के अंदर वो होगी हमारी मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन जैसे आप ये आपका CH3COO C2H5, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एस्टर। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करते हो तो ये क्या होती है, मॉडरेट रिएक्शन होती है। ठीक है, कुछ मिनट में ये क्या हो जाती है, अपना रिजल्ट देती है। ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ये, या बहुत ज़्यादा, या दूसरे हम ये कहें बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, मतलब कुछ सेकंड में जो हो जाए वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और जो बहुत ज़्यादा टाइम ले, 1 साल 6 महीने इस तरीके से ले, वो आपकी वेरी स्लो रिएक्शन। और जो आपकी कुछ टाइम में आपकी जो रिएक्शन हो जाती है वो आपकी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। ये बनेगा आपका एसिटिक एसिड COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी जो रिएक्शन है मॉडरेट रिएक्शन है। अभी हमें बात करनी है, जैसे ये हमने रेट के बारे में टाइप को पढ़ने की कोशिश की, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट, जहाँ पर हमारा मेन जो यहाँ पर मॉडरेट रिएक्शन की रेट को लेकर के फोकस रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रिएक्टेंट को लेकर के। अगर हमें रेट को लेकर के कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है तो वो हमें एक, जैसे मैथमेटिकली आपका फॉर्मूला होता है स्पीड का। ठीक है, स्पीड का आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम मीन्स कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पर यूनिट टाइम में, वो आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला बनता है कि रेट क्या होगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपकी क्या होने वाली, डिस्टेंस लाइक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होती है, इनिशियल माइनस फाइनल, इस तरीके से फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरीके से हम करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन को लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर रेट की हम बात करें, किसमें, रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए हमारा आएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये आएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पे हम क्या लिखें, नीचे अपॉन टाइम।
ठीक है। तो ये हो जाएगा टाइम। अब बात करते हैं कि जो कंसंट्रेशन होती है वो चेंज हो रही है, क्योंकि इनिशियल अगर कुछ भी आपका कंसंट्रेशन है जो स्टार्टिंग में है वो क्या होती है आपकी, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, मतलब क्या होती है स्टार्टिंग में वो इनिशियल सबसे ज़्यादा होगी, फिर वो लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते मतलब कुछ प्रोडक्ट वो हमें देने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन का चेंजमेंट हो रखा है। तो हम चेंजमेंट के लिए क्या लगाएंगे, हम चेंजमेंट के लिए लगाएंगे डेल्टा, ठीक है, डेल्टा लगाएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। इस तरीके से जो चेंज इन कंसंट्रेशन है डेल्टा आर वो हमारा क्या होने वाला है, डेल्टा आर हमारा होगा R2 कंसंट्रेशन ऑफ R2, ये हमारी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन R1, ये आपकी क्या है इनिशियल, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन इस तरीके से। और आपका डेल्टा टी चेंज इन टाइम, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो जो फाइनल आपका टाइम रहता है और इनिशियल जो आपका टाइम रहता है उसमें हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट के केस को लेकर के हमारा फॉर्मूला बनने वाला है रेट इक्वल, ठीक है, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब डेल्टा के लिए मैंने क्या बताया, चेंज के लिए डेल्टा आएगा आपका अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, R2 मीन्स ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी रेट, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन यहाँ पर जो चेंज हो करके किस तरीके की आने वाली है। अब देखो कोई भी जो आपकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में जब टाइम आपका क्या हो, टाइम आपका जीरो हो, ठीक है, टाइम आपका जीरो, उस टाइम पर कंसंट्रेशन क्या होती है, जब टाइम आपका जीरो होगा तो कंसंट्रेशन उस टाइम पे मीन्स R1 क्या होने वाली है, R1 आपकी होगी लार्ज, ठीक है, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तब पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या होगा, जितना है वैसा ही रहने वाला है, तो वो रहने वाला है लार्ज। तो जब टाइम आप स्टार्ट कर देते हो, टाइम आपका T1 हो गया, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगी, मीन्स R2, ठीक है, और वो R2 क्या हो जाएगी, स्मॉल फाइनल, क्योंकि वो लगातार क्या होती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, लगातार डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर वो डिक्रीज हो रही है तो R2 हमारा क्या रहेगा, स्मॉल होगा, R1 क्या रहने वाला है, लार्ज रहने वाला है। तो अगर ये वाला स्मॉल और लार्ज वाला अगर हम यहाँ पे लगाएं, R2 मीन्स स्मॉल माइनस लार्ज, यहाँ पर देखो ये होगा आपका R2 माइनस R1। तो जब R2 मीन्स स्मॉल में से जब आप लार्ज माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, देखो पहले क्या है R2, तो स्मॉल वैल्यू जो स्मॉल है उसमें से आप माइनस करने वाले हो क्या, लार्ज। तो लार्ज जो बड़ी क्वांटिटी है वो किसकी है, आपकी माइनस की है, और जो स्मॉल क्वांटिटी वो प्लस की है। तो क्या आने वाला है, आपकी जो क्वांटिटी आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और हमें पता है कंसंट्रेशन को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो इसके लिए इस प्रॉब्लम से हमें भाई आगे प्रोसेस करना है, तो हमें क्या करना है, अगर इस प्रॉब्लम को आपको निपटाना है तो क्या करो, यहाँ पे माइनस का साइन दे दो, ठीक है, क्योंकि माइनस का आपका आने वाला है, रिएक्टेंट को लेकर के माइनस की वैल्यू आएगी। अगर आप माइनस से पहले ही क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को लेकर के जब कंसंट्रेशन की चेंजमेंट करते हैं तो माइनस का साइन हम अपने खुद से क्या लगाते हैं, इस माइनस को लगाते हैं, क्योंकि माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस बाहर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट को लेकर के ये हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, ये मिटा दें, तो रिएक्टेंट की रेट को लेकर के हम आगे बात करेंगे। ये आपका मिटा दिया, चलो ठीक है। अब जैसे हमारा रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट को लेकर के हमारी रेट क्या आई थी भाई, बताओ। रिएक्टेंट को लेकर के माइनस डेल आर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टी, और ये आपका जब आप सोल्व करते हो तो ये आपका क्या हो रहा है, आपका R2 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1, तो आपका ये बनता है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। उसी के तरह जितना रिएक्टेंट आपका डिक्रीज होगा उतना प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रोडक्ट की रेट के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेंज इन कंसंट्रेशन
प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। बट यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अब हम बात कर लेते हैं उसका। देखो जब हम प्रोडक्ट, जब टाइम टी होता है उस टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो आपकी P1 है वो क्या होती है आपकी स्मॉल, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, जब टाइम स्टार्ट आपका 0 है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है उस टाइम पे वो हम क्या मान सकते हैं, उसको P1 मान सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल है, ठीक है, कम है। और जब आपका टाइम T1 होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, P2 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो रिएक्टेंट घट करके किस में बनेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P2 क्या हो जाएगी, लार्ज, क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। और हमारा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन P का, तो ये आपका आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका क्या है फाइनल, ये आपका क्या है फाइनल, ये आपका इनिशियल, ठीक है, ये आपका इनिशियल। तो फाइनल आपका P2 यहाँ पर हमारा क्या है लार्ज, माइनस P1 ये क्या आपका स्मॉल, ठीक है। तो लार्ज आपकी अब की बार कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, और स्मॉल वैल्यू आपकी नेगेटिव की वैल्यू है। जब आप इसको ओवरऑल सोल्व करोगे तो लार्ज वैल्यू पॉजिटिव की है तो कंसंट्रेशन आपकी कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है, इसलिए हम यहाँ पर किसका साइन लगाते हैं, पॉजिटिव का लगाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, जो रिएक्टेंट की रेट है और प्रोडक्ट की रेट है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज होता है उसी रेट से प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम ये बोल सकते हैं रेट डेल्टा आर डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो ये हमारा क्या आया था, -R2 माइनस R1 T2 माइनस T1 इक्वल टू आपका P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। इस तरीके से हमने क्या पता कर लिया कि जिस रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज होता है उसी रेट से किसी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये डिक्रीज और इंक्रीज को लेकर के हम क्या मेंशन कर सकते हैं, हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को प्लॉट करें भाई, तो यहाँ पर जो ग्राफ रहेगा ये आपका रिएक्टेंट को लेकर के है जो आपकी है, और ये आपकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट को लेकर के अपॉन टाइम टी, ठीक है। डेल्टा ये आपके माइनस डेल्टा टी और ये आपका क्या है डेल्टा टी। तो ये ग्राफ बनाते हैं, दोनों का रेट है, यहाँ पर क्या है टाइम और यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट क्या होता है, इनिशियल में जब टाइम आपका 0 होता है उस टाइम पे जो आपके रिएक्टेंट है वो क्या होता है लार्ज, तो यहाँ पे मान लेते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होता है डिक्रीज होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चलेगा इस तरीके से ग्राफ रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का आपका ग्राफ कैसे रहने वाला है, ये टाइम हो गया और यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन किसकी है, प्रोडक्ट की, ठीक है, ये आपकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है। तो चेंज हो रही है, तो इनिशियल में वो क्या है स्मॉल है, वो भी 0 है, ठीक है, धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये डिक्रीज और इंक्रीज का हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या आ चुका है, ग्राफ आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं जो रेट होती है, ठीक है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की जो रेट है उसको हम 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक रेट होती है आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, सेकंड होती है आपकी इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो आपकी इनिशियल टाइम था, ठीक है, इनिशियल टाइम से लेकर के फाइनल टाइम तक कितना चेंजमेंट हुआ है रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कितना चेंजमेंट हुआ है रिएक्शन के अंदर और कितना टाइम वहाँ पे लगा है, उस वहाँ से जो निकाले जाने वाली जो रेट होती है उसको बोलते हैं हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब जब तक आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, जब तक आपका पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में क्या नहीं हो जाता, कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब हम बात करेंगे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट के अगर यहाँ पर हम रिएक्टेंट के ऊपर फोकस करें तो इनिशियली आपका क्या है, देखो इनिशियली आपकी जो
कंसंट्रेशन है वो क्या है आपकी, जो स्टार्टिंग में आपने ले रखी है वो लार्ज है और फाइनल आपकी क्या होती जाएगी, यहाँ पर आपकी स्मॉल होती जाएगी। तो एवरेज के लिए हम लगाते हैं डेल्टा, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये होता है एक पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, मतलब जहाँ पे आप पता करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पर रेट क्या होगी, ठीक है। अगर जैसे अगर यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो यह आपका मान लीजिए यहाँ पर आपका टाइम 50 सेकेंड, ये आपका 100, यहाँ पर आपका 150, ये आपका 200, ये आपका 250, ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे बात करनी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब 150 टाइम हो गया है वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसके लिए आपका ये रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट यहाँ पर लगाने वाले स्लोप, ठीक है, इस तरीके से ये वाला आपका रहेगा, ऐसे ये कर्व आपकी जाएगी तो ऐसे, ठीक है। कहाँ तक ये कर्व आपकी जा रही है इस तरीके से हम बात करेंगे। जैसे ये आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्लोप डाल दो इसके अंदर ऐसे, ठीक है। तो जैसे आप ये करने वाले हो तो आपका बनेगा ये इस तरीके से, और इसको आप ऐसे करके, जैसे आपका ये है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो इनिशियल टाइम आपका ये रहने वाला है T1 आपका, ये T2 ये, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम की बात होगी, ठीक है, क्योंकि D आपका होता है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस की बात होती है, D हम लगाते हैं, ठीक है। D क्या होता है, स्मॉल चेंज की बात करता है, कोई बड़ा चेंज की बात नहीं होती है, बिल्कुल स्मॉल चेंज की बात होती है, ठीक है। चेंज तो यहाँ पे भी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपने ये ड्रा कर दिया तो ये T1 ये T2, तो आपका टाइम क्या रहने वाला है T2 माइनस T1, और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन आपकी क्या रहने वाली है आपकी R1, और ये आपकी फाइनल R2। यहाँ पर कंसंट्रेशन आप मेजर कर ली कितनी है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है, इस तरीके से हम कंसंट्रेशन को भी डिफाइन कर देंगे और आपका टाइम को भी डिफाइन कर देंगे। तो रेट आपकी क्या हो जाएगी, माइनस dR/dt। इसको आप सोल्व करोगे, ये रेट किसके लिए है, ये रेट है आपके रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन हमने रिएक्टेंट के लिए। इसको आप करोगे तो ये आएगा आपका चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है, R2 माइनस R1, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये R1 ये आपका R2 अपॉन T2 माइनस T1, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एवरेज के लिए पूरी रिएक्शन के जो भी आपकी इनिशियल और फाइनल में जो भी आपका है पूरी रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद में हम एवरेज निकालते हैं। बट इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होता है, कहीं पे भी आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप चेक करना चाहते हो, स्मॉल चेंज की बात होती है, तब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं कि कुछ रिएक्शन है जिनके कोफिशिएंट भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट को भी लेकर के हम क्या कर देते हैं, चेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपका Hg प्लस Cl, ठीक है, तो ये आपका है क्लोरीन गैस, ये आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये आपका Hg और ये आपका मरकरी और क्लोरीन। तो ये जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो ये आपका बनेगा ये वाली रिएक्शन। तो इसके लिए ये आपके रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका रिएक्टेंट ये भी आपका रिएक्टेंट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए आपका क्या रहने वाला है, माइनस किसकी, Hg की कंसंट्रेशन और आपकी Cl2 की कंसंट्रेशन। तो माइनस आपकी यहाँ पर अगर एवरेज निकालना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन Hg अपॉन डेल्टा T, ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन Cl2 ओवर डेल्टा T। और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या रहने वाली, मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टेंट की रेट होती है वही रेट आपके प्रोडक्ट की होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं 2HI के लिए आपका बनेगा H2 प्लस
I2। इस रिएक्शन के लिए अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन रेट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका स्टोइकियोमेट्री 2 है और यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब आपका 2HI जब आपके मतलब रिएक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे वन आपका हाइड्रोजन और 1 आपका आयोडीन गैस क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करनी है, हमने बताया कि जो रिएक्टेंट की रेट होती है वो प्रोडक्ट की रेट के इक्वल होती है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या रहने वाला है, तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है, आप क्या कर दीजिए, जो आपका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है उसको आप क्या कर सकते हो, जितना आपका स्टोइकियोमेट्री उससे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड कर देते हो तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे बात करते हैं। डेल्टा इसके लिए HI कंसंट्रेशन 2 डेल्टा T। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया है, जब भी आप इसे 2 से डिवाइड करोगे 2 से तो ये कट के कितना हो जाना है 1, तो 1 हो जाना है। तो यहाँ पर ये 1 ये 1 ये 1, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो भी स्टोइकियोमेट्री वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जब स्टोइकियोमेट्री आपकी 1 हो जाती है तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, रिएक्टेंट की जो रेट है वही आपकी प्रोडक्ट की रेट होगी, मतलब रिएक्टेंट की रेट इक्वल टू प्रोडक्ट की रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के लिए आपका क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाओ। ठीक है, डेल्टा H2 ओवर डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन I2 ओवर डेल्टा T। तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास ये बनने वाला है। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है इस लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने फाइंड आउट किया है कि हमको रेट के लिए किसी भी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला को डिराइव किया है। यहाँ पर जो यहाँ पर कहाँ से आया, जो मैथमेटिकली फॉर्मूला था आपका स्पीड को लेकर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहाँ पर हमने उसको चेंजमेंट करके क्या किया है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस तरीके से हमारी रेट आ गई थी। फिर हमने बात की कि जो रिएक्टेंट की रेट होती है वही इक्वल होती है प्रोडक्ट की रेट। और फिर हमने बात की कि एवरेज रेट क्या होती है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है। और लास्ट में हमने ये देखा है कि अलग अलग जो आपकी रिएक्शन होती है उसकी रेट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर स्टोइकियोमेट्री चेंज होता है तो हम क्या कर देते हैं, सारी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को 1 कंसीडर करते हुए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे हमने कोशिश करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसका 2 से आपका कोफिशिएंट 2 है जैसे, तो हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे इसकी कोफिशिएंट जो भी इसकी कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 1 को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो ऐसे हमने इसको क्या कर लिया, हमने रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को डिराइव करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो ये हो गया आपका केमिकल काइनेटिक लेक्चर नंबर 2 फिनिश।